हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं डबल ए ओ का एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका भी अभी डबल ए ओ का पेपर है, डबल ए ओ का एग्ज़ाम है, तो हम लोग अभी डबल ए ओ पेपर पर बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका भी एस एस सी सी जी एल 2022 का टीयर 1 बहुत बढ़िया गया है और टीयर 2 जिनका होने वाला है, जिसमें से आप लोग डबल ए का पेपर देने वाले हैं, तो उसी के लिए हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। उसी के लिए हम लोग अभी बैच निकाले हुए हैं, टारगेट बैच है हम लोगों का। हम लोग का मेन टारगेट है कि डबल ए के पेपर में आप लोगों को 80 में 80 कैसे लाना है। तो 80 में 80 को हम लोग टारगेट करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग का मेन टारगेट क्या है कि 80 आउट ऑफ 80 लाना है। तो इसके लिए हम लोग अकाउंटेंसी के हर एक चैप्टर को, पहले चैप्टर समझ रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसके एमसीक्यू को डिस्कशन कर रहे हैं, यानी कंप्लीट प्रिपरेशन, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को इसका रेगुलर वीडियो मिल रहा है, डेली वीडियो मिल रहा है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, हर एक वीडियो को देखिए और इसको बार बार रिवीजन कीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को प्रीफर कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। बताइए कि देखिए इस चैनल में हम लोग जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, तो हर कोई इसका फ़ायदा उठाइए। तो इसी सिलसिले में हम लोग आज चौथा चैप्टर तक पहुंच गए हैं और चौथा चैप्टर के हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कशन किए हैं। आज हम लोग चौथा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो एमसीक्यू बन सकते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, चौथा चैप्टर जो हम लोगों का है, हम लोग उसके एमसीक्यू को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि चौथा चैप्टर का नाम क्या है। तो चौथा चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS, है ना, लेखांकन मानक और IFRS। तो पिछला वीडियो में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझे हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। आज हम लोग इसके क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल हम लोग आज इस चैप्टर में लगभग 35 क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग हम लोग के पास 31 32 35 क्वेश्चन होगा, तो हम लोग उतने क्वेश्चन को देखेंगे। और इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को और हर एक क्वेश्चन को डिस्कशन भी करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए मेरा बैकग्राउंड को मत देखिए, मेरे बैकग्राउंड में क्या है ना, क्योंकि मैं, लेकिन मेरे कंटेंट को देखिए, है ना। ऐसा नहीं कि मैं ग्रीन स्क्रीन लगा के पढ़ाऊँगा कि स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ, नहीं, मैं नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ, रामबाण पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन यहीं से आएगा। हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं और हम लोग का मेन टारगेट है कि 15 जनवरी तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराना है। ठीक है, 15 जनवरी तक हम लोग पूरे अकाउंटेंसी के हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस प्रकार से हम लोग तैयारी करेंगे कि हम लोगों का 80 में 80 कैसे आएगा। ठीक है, हम लोग का मेन टारगेट है 80 में 80। 80 में हम लोग को 80 लाना है, ऐसा नहीं कि 80 में एक भी कम लाना है, एक भी कम नहीं लाना है, पूरा पूरी लाना है तो लाना है। यही हम लोगों का मेन उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग का टारगेट, हम लोग का विजन क्या है ना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, चलिए देखते हैं। लेखांकन मानक का उद्देश्य है, बताना है कि हम लोग का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका क्या मेन पर्पज है, बताना है कब क्या उद्देश्य है। तो देखिए दोस्तों, हर किसी का उद्देश्य है। हम लोग अगर अभी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग का उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट जॉब लेना, है ना, पैसा कमाना, अपना लाइफ को सिक्योर करना, अपने परिवारजनों को रक्षा प्रदान करना, फिनेंशियली स्ट्रोंग होना, ये सब हम लोग का उद्देश्य है। तो उसी प्रकार से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी बनाए गए हैं, यानी कि जो भी लेखांकन मानक है, तो लेखांकन मानक का मेन उद्देश्य क्या होता है ये आप लोग को बताना है कि उसका मेन पर्पज क्या है। तो ऑप्शन को पढ़ते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी सही लगेगा उसका आंसर सही होगा, है ना। लेखांकन नीतियों में समन्वय करना, बिल्कुल सही बात है कि जो भी लेखांकन नीतियां हैं, जो भी हम लोग की अकाउंटिंग पॉलिसीज है, उसमें हम लोगों का हार्मोनाइज हो, यानी कि क्या हो, समानता हो, सबको समन्वय हो, मिला, मतलब सबको एक जैसा लगे, है ना। दूसरा है वित्तीय विवरणों की तुल्यता की समाप्ति, जो तुल्यता है उसको समाप्त किया जाए, बिल्कुल ये भी सही है।
और थर्ड देखते हैं वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता में सुधार, तो ये भी सही है, यानी कि इसका सब कुछ सही लग रहा है। जो तीनों ऑप्शन दिया है तीनों में तीनों सही है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, इसमें से सभी सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि लेखांकन मानक का पालन करना अनिवार्य है। बिल्कुल सही है, जो भी हम लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको हम लोग को फॉलो करना मैंडेटरी है। क्या करना है? अडॉप्टिंग करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है ना, मैंडेटरी है। तो किसको किसके लिए जरूरी है? एकांकी व्यापार के लिए कि साझेदारी फर्म के लिए कि कंपनी के लिए? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कंपनी के लिए। देखिए, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका सख्त पालन करना कंपनी के लिए जरूरी है। एकांकी व्यापार में अगर ना भी करे तो चलेगा। एकांकी व्यापार उस व्यापार को कहते हैं जिसका मालिक एक सिंगल व्यक्ति होता है। यानी अगर आपका कोई दुकान, कोई बिजनेस आपका सिंगल बिजनेस है, यानी आप जिसका ओनर एक आदमी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एकांकी व्यापार। तो एकांकी व्यापार में कोई जरूरी नहीं है, अगर पालन करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। पार्टनरशिप में भी सेम प्रोसेस, अगर करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करें। लेकिन जितने भी कंपनियां हैं, कंपनियों को करना अनिवार्य है ना। कंपनियों के लिए लेखांकन मानकों का पालन करना बिल्कुल अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि लेखांकन मानकों से आशय विशिष्ट लेखांकन से बताना है कि जो लेखांकन मानक है, यानी कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो वह इस स्पेसिफिक किस अकाउंटिंग के लिए है ना, ये सिद्धांतों के लिए है कि उन सिद्धांतों को लागू करने की विधियां से है कि ए और बी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। कहने का मतलब क्या हुआ कि लेखांकन मानक जो है कुछ सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों को लागू करना भी है। यानी कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत तो हुए ही, लेकिन उनको लागू करना भी है। तो इन दोनों को प्रोसेस को कहते हैं लेखांकन मानक। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा पूरा चीज़ों को। हम लोग देखिए, हम लोग फिजूल का बात एक भी नहीं करेंगे, हम लोग वही बात करेंगे जो हम लोगों का लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग का परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सारे चीज़ों को ब्रीफ डिस्कशन करेंगे पूरे डिटेल में, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि भारत में लेखांकन मानक निर्मित किए जाते हैं। इंडिया के अंदर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन दिया है कि नीति आयोग के द्वारा, या फिर आपको बताना है कंपनी एक्ट के द्वारा, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, या फिर सेबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि ICAI के द्वारा बनाया जाता है ना। इंडिया के अंदर जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, यानी कि लेखांकन मानक बनाए गए हैं, किसके द्वारा बनाया गया है? ICAI के द्वारा बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके द्वारा जो भी बनाए गए हैं इसी के द्वारा बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि लेखांकन मानक का उद्देश्य है, बताना है कि लेखांकन मानक का उद्देश्य क्या होता है ना। तो लेखांकन मानक का उद्देश्य होता है, चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक मारेंगे, है ना। कर प्राप्त करने के लिए सरकार की मदद करना। तो देखिए, सरकार की मदद करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इसका कोई ज़्यादा नियम कानून नहीं है, क्योंकि सरकार अपना रूल रेगुलेशन बनाती है खुद कि हमको किससे कितना टैक्स लेना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, विभिन्न लेखांकन नीतियों एवं व्यवहारों को प्रमापित करना। तो बहुत सारे जो नीतियां हैं, बहुत सारे जो पॉलिसीज हैं, उसको प्रमापित करना, यानी कि उसको प्रैक्टिस में लाना, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, है ना। देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी में क्या क्या है? विभिन्न लेखांकन नीतियों एवं व्यवहारों को प्रमापित करना। हाँ, ये हो जाएगा, सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, इसका जो लेखांकन मानक का उद्देश्य है कि विभिन्न लेखांकन नीतियाँ, यानी कि जो भी नीतियाँ बनाई गई हैं, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, उनको फॉलो कराना कि वो सही में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि IFRS, तो इसका आप लोगों को बताना है जो IFRS है, तो ये किस प्रकार का, देखते हैं। चलिए ऑप्शन को हम लोग, ये क्या है बताना है क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो नियम आधारित लेखांकन मानक, यानी कि रूल्स बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, या फिर प्रिंसिपल बेस्ड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रूल्स बेस्ड नहीं होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। ठीक है,
IFRS जो है ये प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं, यानी सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि IFRS जो है ना ये सिद्धांतों पर आधारित लेखांकन मानक है, प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि लेखांकन प्रमाप बोर्ड की स्थापना कब हुई है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी कि ASB के बारे कहा गया है कि ASB की स्थापना कब हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी स्थापना हुई है 1977 में। हम लोग इसको कल डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। आप लोग याद रख लीजिएगा कि कब बना है, 1977 यानी कि 1977 में बना है। इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकारी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 7 तक कोई डाउट किन्हीं को नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है। कहा जा रहा है कि लेखांकन मानक जो 2 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, हम लोग देखे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 में क्या कहा गया है, 2 में क्या कहा गया है, 3 में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर किस पर आधारित है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर जो 2 है ये किस पर आधारित है, रहत्या का मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री का ही दूसरा नाम होता है स्टॉक, यानी स्टॉक का वैल्यूएशन पर आधारित है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि लेखांकन मानक 9 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 जो है किस पर आधारित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो आधारित है आपका, ये किस पर आधारित है ये आपको बताना है ना। तो एक देखिए इसमें क्या दिया है कि आगम की पहचान, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि कौन सा आपका रेवेन्यू है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 जो है आगम की पहचान से पर आधारित है, यानी कि संबंधित है। कहने का मतलब कि कौन सा आपका रेवेन्यू है इसको पहचान करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9 ना, इसी पर आधारित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान इंडिया द्वारा कितने लेखांकन मानक जारी किए जा चुके हैं अब तक। क्वेश्चन ये है कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स जो संस्था है यानी कि, है ना, आईसीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, तो अब तक इसने कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए हैं। क्वेश्चन है कि अब तक इसने कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए हैं। तो अब तक इन्होंने 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए हैं। ये बात हम रिसेंट का कर रहे हैं, 2022-23 तक का कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक टोटल 32 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किया जा चुका है। किसके द्वारा, भारतीय चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इसके द्वारा अब तक 32 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए जा चुके हैं। इस बात को याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि संशोधित कंपनी अधिनियम 2013। देखिए कंपनी अधिनियम बना था 1956 में। कब बना था, 1956 में, लेकिन इसका संशोधन रिसेंटली हुआ है 2013 में। तो 2013 में जो भी संशोधन हुआ है तो उसके बताना है कि 2013 के किस धारा के अंतर्गत कंपनी का वित्तीय विवरण लेखांकन प्रमाप के अनुसार होंगे। यानी कि जो भी वित्तीय विवरण है यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वह लेखांकन प्रमापों के आधार पर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार होना चाहिए। ये जो है किस पर कहा गया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कहा गया है आपका धारा 129 में, है ना। देखिए कंपनी एक्ट बना था, ध्यान रखिएगा, कंपनी एक्ट बना था 1956 में, लेकिन इसमें बहुत बड़ा चेंजेज हुआ था 2013 में, है ना। 2013 में बहुत बड़ा चेंजेज हुआ था। तो 2013 में जो चेंजेज हुआ था तो उसमें कहा गया कि कंपनी का जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, क्या बनता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ये किस पर आधारित होना चाहिए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए। और ये बात का जिक्र किया गया आर्टिकल नंबर यानी कि धारा, है ना,
धारा में कहा, कौन से धारा में कहा गया, ये कहा गया 129 में। किस धारा में कहा गया, तो ये कहा गया हम लोगों को 129 के तहत कहा गया। ठीक है, आपको धारा याद रखना है, कौन सा है, 129, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम लेखांकन प्रमाप कब घोषित किया गया, यानी इंडिया की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इंडिया में सबसे पहले जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कब डिक्लेयर किया गया, तो ये बात है हम लोगों का नवंबर महीना था, और यह साल है आपका 1979 का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति का जन्म कब हुआ था, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं हम लोग IASC। IAS में IS होता है ना, तो IS में C लगा दीजिए, तो IASC हो जाएगा। फुल फॉर्म होता है इसका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, और ये बना था हम लोग का 29 जून 1973 में। ठीक है, 29 जून 1973 में बना था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है बताना है आप लोगों को कि IASC का मुख्यालय यानी कि उसका हेडक्वार्टर, हेड ऑफिस कहाँ पर है ना, कनाडा में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है कि फ्रांस में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो हेड ऑफिस है आपका इंग्लैंड में है। कहाँ पर है, इंग्लैंड में है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी का जो हेड ऑफिस है कहाँ पर है, हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है कि लेखांकन मानक उपयोगी है, किसके लिए है, सरकार के लिए उपयोगी है कि निवेशकों के लिए उपयोगी है कि अंकेक्षकों के लिए, जो ऑडिटर्स हैं उनके लिए, कि इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। ऐसे देखा जाए तो ये हम लोगों का अंकेक्षक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ये अगर कंपनी की दृष्टि से देखें, आंतरिक व्यक्तियों को देखें, है ना, देखिए उपयोगी सबके लिए है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका सटीक आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग सी दीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए एक बात सुनिएगा हम क्या बोलना चाहते हैं, है ना, डी नहीं होगा। डी क्यों नहीं होगा देखिएगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से यानी कि हमको अकाउंटिंग कैसे करना है इस पर बात हो रहा है कि अकाउंटिंग कैसे करना है। तो अकाउंटिंग कैसे करना है तो ये एक ऑडिटर के लिए इम्पोर्टेंट है कि ऑडिटर को जांच करने में आसानी हो, है ना। इन्वेस्टर को कोई मतलब नहीं है, इन्वेस्टर को मतलब है कि हमको उसका रिजल्ट देखना है कि उसका रिजल्ट कैसा है, कंपनी प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। सरकार को कोई मतलब नहीं कि आप कैसे लिख रहे हैं, बस आपका जो भी डेटा है उसको हमको दिखाइए, सरकार ये चाहती है। यानी ये जो उपयोगी है किसके लिए उपयोगी है, तो ये अंकेक्षकों के लिए यानी कि ऑडिटर्स के लिए उपयोगी है ना। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी नहीं होगा, है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, 16 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि लेखांकन मानकों से वित्तीय विवरण में आती है, तो क्या आती है ना, जो भी हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें क्या आती है मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें हम लोगों का एकरूपता देखने को मिलती है कि क्या मिलती है, कि विश्वसनीयता देखने को मिलती है कि प्रमाणिकता मिलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बनाते हैं, वित्तीय विवरण, अगर हम लोग उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार बनाते हैं, यानी कि जो भी नियम कानून पॉलिसी है उसके अनुसार बनाते हैं, तो वो हम लोगों के लिए विश्वसनीय होता है, बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं हम लोग। प्रमाणिकता होता है, बिल्कुल होता है। एकरूपता होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा ही गया और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आएगा ही आएगा, एकदम कंफर्म रहिए, पक्का आएगा। लिखित दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को छपेगा, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को बताना है कि IFRS का फुल फॉर्म क्या होता है ना, फुल फॉर्म बताना है आप लोगों को, पूर्ण रूप बताना है कि IFRS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों
इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। यानी किसमें दिख रहा है ऐसा, ए में तो नहीं दिख रहा है, बी में, हाँ बी में दिख रहा है, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट बना करके लिख लीजिएगा कि IFRS का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें भी इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है, बताना है आप लोगों को कि भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया में लेखांकन बोर्ड का गठन गठन कब किया था। आप लोगों को बताना है ना। व्हेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ये कब बना था। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है ये कब बना था, बनाया किसने था, तो इसको बनाया था हम लोग का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने बनाया था। लेकिन बनाया था कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए मैं फिर से इस क्वेश्चन को डिक्लियर कर रहा हूँ, पूरा क्लियर बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB, है ना, ASB की स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना की थी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने की थी, ठीक है। इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था, इसने बनाया था, इसने बनाया था, ठीक है। लेकिन बताना है कि कब बनाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको बनाया था आपका 1977 में। कब बनाया था, 1977 में। और इसका महीना अगर है तो इसका महीना आपका अप्रैल का महीना था। किस महीना था, अप्रैल का महीना था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। महीना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साल आप लोगों को याद रखना होगा कि कब बनाया था। तो 1977 में बनाया था, आप लोगों को ये बात याद रखना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये हाल ही में घटना घटा है। बताना है आप लोगों को, बताना क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक परिषद, है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यानी कि इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं IASB, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं परिषद और इसमें हम लोग बोलते हैं बोर्ड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसकी स्थापना बहुत हाल ही में हुई है, 2001 में हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में बताना है आप लोगों को कि निम्न में लेखांकन मानकों के उद्देश्य क्या है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसका क्या क्या उद्देश्य है। अंकेक्षकों के कार्यों में सहायक, बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोग देखे भी थे कि अंकेक्षकों के कार्य में सहायक होता है। वित्तीय है ना, संघर्षों को सरल को हल करना, बिल्कुल सही है। सरल से हल करना यानी कि जो भी उसके डिफिकल्टीज है ना, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम लोग इजी करते हैं, बिल्कुल सही है। और खातों को विश्वसनीय एवं तुलनीय बनाना, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में फिर से भी कहा गया है कि बताना है कि आप लोगों को IFRS की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है ना ये IFRS, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 2011 में, हाल ही में हुआ है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि प्लांट प्रॉपर्टी और उपकरण, जो भी हम लोग के प्लांट हैं, जो भी हम लोग के प्रॉपर्टी और जो भी हम लोग के इक्विपमेंट है, तो इसके बारे में जिक्र किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है। तो इसका जिक्र है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 22 का बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर जो 2 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, 2 नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, इसका रिलेशन किससे है, प्लांट से है, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी से है, और जो भी आपकी इक्विपमेंट है उससे रिलेटेड है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि रोकड़ प्रवाह विवरण, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वही पूछा है कि अकाउंटिंग
जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24-25 है ना, इधर नीचे तरफ देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है, 25 में क्या कहा जा रहा है, 26 में और 27 में है ना। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है। बताना है आप लोगों को कि लेखांकन मानक है यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या है ना। तो देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर ए को पढ़ते हैं तो लेखांकन नीतियों के चयन का आधार, बिल्कुल गलत। क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज को हम लोग सिलेक्शन करने का बेसिस से, गलत, बिल्कुल गलत बात है भाई, ये तो नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक इकाई द्वारा अनुसरण किए जाने वाले विस्तृत लेखांकन नीतियों का समुच्चय, बिल्कुल सही। यानी कि एक इकाई यानी कि एक एंटिटी के द्वारा अपनाई जाने वाले सारे अकाउंटिंग पॉलिसी, जितने भी उसके अकाउंटिंग पॉलिसी है उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम बारीकी से पढ़िएगा, चीज़ों को समझ में आ जाएगा, फिर टिक मारिएगा, हड़बड़ा के बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आराम से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए, समझिए। अब आप लोगों को बहुत ऐसा होगा कि आप लोगों को मिलता जुलता ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन मिलता जुलता ऑप्शन में भी हम लोग को बारीकी से देखना होगा कि कहाँ पर क्या गलत कर रहा है, तो जहाँ पर गलत कर रहा है उसको पकड़ना होगा, है ना। तो ये हो जाएगा करते करते, कोई बड़ी बात नहीं है, करते करते हो जाएगा। 25 नंबर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है। 25 में कहा जा रहा है कि लेखांकन प्रमाप एकरूपता लाते हैं। तो बताना है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये एकरूपता लाते हैं, किस चीज में एकरूपता लाते हैं, है ना। लेखांकन सिद्धांतों में एकरूपता लाते हैं, कि लेखांकन बहियों में एकरूपता लाते हैं, कि वित्तीय विवरणों में एकरूपता लाते हैं, कि इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा कि इनमें से सभी। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉर्मेट को फुलफिल कर रहे हैं यानी उसके अनुसार आप चीज़ों को लिख रहे हैं तो सब में समरूपता मिलेगी। ठीक है, लेखांकन के सिद्धांतों में समरूपता मिलेगी, लेखांकन की बहियों में समरूपता मिलेगी, और जो आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट है यानी कि वित्तीय विवरण है उन सब में, यानी कि सारे चीज़ों में आपको समरूपता देखने को मिलेगी, यानी कि सब में आपको यूनिफॉर्मिलिटी फॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी कि आईएएसबी आईएएसबी की स्थापना कब हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग इससे पहले भी हम लोग देखे हैं, फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया कि आईएएसबी की स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है 2001 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है, बताना है आप लोगों को कि फरवरी 2016 तक, ये बात हो रहा है कब तक का, 2016 तक का बात हो रहा है, फरवरी महीना तक का, फरवरी 2016 तक कॉरपोरेट कामकाज मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अभिसारित लेखांकन मानकों की संख्या कितनी है। तो बताना है, ये देखिए इस क्वेश्चन को है ना जितना तोड़ेंगे उतना क्वेश्चन निकलेगा। पहला चीज तो है कि एक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछेगा कि, एक तो क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट यही पूछेगा जो क्वेश्चन अभी दिख रहा है ना। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 39। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है, कहा जाएगा कि बताना है आप लोग को कि कॉरपोरेट कामकाज मंत्रालय द्वारा 39 लेखांकन मानक जारी किए गए थे, तो ये किस वर्ष किए गए थे। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आप लोगों से ईयर भी पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था 2016 का फरवरी महीना में, है ना। तो क्वेश्चन को इस प्रकार से याद रखिएगा कि फरवरी 2016 में कॉरपोरेट कामकाज कामकाज मंत्रालय द्वारा कुछ लेखांकन मानक प्रदान किए गए थे, अभिसारित किए गए थे, है ना। तो वो कितने थे, संख्या में बताना है, तो उस थे आपके 39 यानी कि 39 थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है, बताना है आप लोगों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी कि है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित और लागू किए गए लेखांकन मानकों की संख्या। अभी तक जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए हैं और कितने लागू किए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज तक का डेट में 32 ही किया है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की।
तो मेरे प्यारे दोस्तों अब तक जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने टोटल 32 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए हैं और उसको इशू भी किए हैं, है ना, इशू भी किए हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। टोटल हम लोग के पास 31 क्वेश्चन है, तो 31 क्वेश्चन को हम लोग अगर अच्छे से कर लेंगे तो इस चैप्टर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैंने जो इससे पिछला वीडियो बनाया था इसमें हम लोग सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखे थे, तो एक बार उसको आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है, बताना है आप लोगों को कि लेखांकन मानक का उद्देश्य क्या होता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसका क्या क्या उद्देश्य होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका उद्देश्य होता है लेखांकन नीतियों को सुव्यवस्थित करना, बिल्कुल सही बात है। वित्तीय विवरणों को अतुलनीय को समाप्त करना, बिल्कुल सही बात है। वित्तीय विवरणों का विश्वसनीय बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि लेखांकन मानक से अभिप्राय विशिष्ट लेखांकन से है। मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, रिपीट हो गया, ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या, सिद्धांत, जो भी उसके सिद्धांत है और उन सिद्धांतों को लागू करने की विधियां, यानी कि जो भी प्रिंसिपल्स बने हुए हैं तो बने तो हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनको फॉलो भी तो करना है, यानी सिद्धांत भी होगा और उन सिद्धांतों को लागू करना भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पूरा घोल के पिला दूंगा पूरा कॉमर्स। मेरा टारगेट है कि 80 में 80 दिलाना है, किसी भी हालत में आप लोगों को 80 में 80 दिलाऊंगा, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि लेखांकन प्रमाप होने चाहिए। बताना है कि लेखांकन प्रमाप जो है कैसे होने चाहिए, ये सरल होना चाहिए, सिंपल, या फिर समझने में आने योग्य होना चाहिए, या फिर सरल एवं समझने दोनों में। तो बिल्कुल सही है, ये सरल भी होना चाहिए यानी कि सिंपल भी होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिसको कि हम समझ पाए, यानी समझ में आने योग्य होना चाहिए, है ना। और ऑप्शन नंबर डी में क्या कहा गया कि प्रत्येक संस्था के अपने स्वभाव के अनुसार, बिल्कुल गलत है भाई। अगर हर एक संस्था अपने हिसाब से अगर अपना स्टैंडर्ड बनाएगा तो उसको स्टैंडर्ड कैसे बोलेंगे। स्टैंडर्ड तो उसको बोलते हैं जो हर जगह फॉलो हो, हर कोई माने, और अगर प्रत्येक संस्था अपना अपना हिसाब से बनाएगी तो उसको हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे ना। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको बोलेंगे जो सिंपल हो और समझ में आने योग्य हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि सरल भी हो, सिंपल हो और समझ में आने योग्य हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आप लोगों को टोटल सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे इस चैप्टर के, है ना। इस चैप्टर में ऐसा कुछ बचा नहीं है जो आप लोगों को ना समझ में आया। मेरे प्यारे दोस्तों अगर नहीं समझ में आता है कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, है ना। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग वीडियो को वायरल कीजिए, जितना हो सकता है वायरल कीजिए। मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ, हर एक चीज़ को मैं आप लोगों को घोल के पिला दूंगा, ठीक है। हम लोग का टारगेट है कि 80 में 80 लाना, तो 80 में 80 ला करके ही रहेंगे, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं, पूरा पूरी टारगेट हम लोग का 80 में 80 का है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।